अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इलामा इकबाल्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिसंबर 1930। हमें पता है कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो हमारी हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स में से एक हैं। एक बहुत बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने मुसलमानों को बहुत इंस्पायर किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताया, उन्हें समझाया कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितने डोमिनेटिंग हैं और किस तरीके से उन्हें अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए। अपनी नेशन को लेकर या मुसलमानों को लेकर, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को लेकर उनकी एक सोच थी, उनकी एक विज़न थी और उनके कुछ ख्वाब थे जो उन्होंने अपने स्पीचेस के थ्रू, अपनी शायरी के थ्रू मुसलमानों तक पहुँचाए और उन्हें इंस्पायर किया। 1857 की जंग के बाद हिंदू और मुसलमानों का जो रिलेशन है वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे सॉल्व करना भी बाकी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1857 में द वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जिसमें बेसिकली हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ जंग की थी। लेकिन हिंदू और मुसलमान हार गए थे, ऑब्वियसली क्योंकि ब्रिटिश के पास बहुत मॉडर्न किस्म के हथियार थे, मॉडर्न किस्म के वेपन्स थे और उनके पास बहुत ही मॉडर्न किस्म की वार स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और हम लोग हार गए थे उनसे। लेकिन इस हार के बाद हिंदू बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन मुसलमान किसी भी सूरत अंग्रेज़ों के आगे झुकने के लिए रेडी नहीं थे। अंग्रेज़ों की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो गए थे अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन मुसलमान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये बात हम सबको पता है कि अंग्रेज़ किस तरीके से बरे सगीर में जो है बिज़नेस का बहाना करके घुसे, किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की कमज़ोरियों के बारे में जाना और जब उन्हें घर के मसलों के बारे में समझ में आई, जैसे कहते हैं ना कि बाहर वाला बंदा जब घर के पर्सनल अफेयर्स के बारे में जान लेता है ना, वो नुकसान पहुंचाता है आपको, इसलिए कहते हैं अपनी घर की बातें बाहर किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो बिज़नेस करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे थे, जैसे हिंदू मुस्लिम रिलेशंस जो हैं वो ख़राब चल रहे थे, वो वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मज़ीद दरार डाली, उनके अंदर नफ़रतें पैदा की और डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए हिंदू और मुसलमानों को अलहदा कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली आज काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने अपनी हमेशा की तरह की वो जो डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई किया था, क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री कभी पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि ये कलोनियलिज़म पे बिलीव रखते थे। कलोनियलिज़म क्या होता है? बेसिकली अंग्रेज़ करते ही कलोनियलिज़म थे, यानी कि पुराने वक्तों में ये लोग नई नई जगहों पर जाते थे, उन इलाकों पर कब्ज़े करते थे, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को अपना ग़ुलाम बनाते थे, उन्हीं लोगों को ग़ुलाम बनाकर उन्हीं की ज़मीन पर उनसे काम करवाते थे। तो ये थी कलोनियलिज़म, लोगों को अपना ग़ुलाम बनाना और उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना। इन्होंने ग्रो ऐसे ही नहीं किया, लोगों के ऊपर जुल्म करके, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपने आप को हर तरफ फैलाया उन्होंने कलोनियलिज़म करके। लेकिन जब ये इंडिया आए थे तो इंडिया में इन्होंने जो हमारी डाइवर्सिटी देखी, इंडिया में बहुत मुख्तलिफ़ तरीके के लोग रहते थे, एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ़ तरह के रंग के लोग, मुख्तलिफ़ तरह के मज़हब के लोग, हर बंदे की अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस हैं, बहुत डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आकर लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। इवन दो कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन दुश्मनी नहीं थी जो हकीकत है। लेकिन उसको दुश्मनी में कन्वर्ट अंग्रेज़ों ने ही किया था, डिवाइड एंड रूल करते हुए कि ये लोग अलहदा हो जाएं। हमारी वीकनेस को उन्होंने पकड़ लिया कि ये इनकी वीकनेस है और उन्होंने उसको, जो थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, उनको दुश्मनी में कन्वर्ट किया। और अंग्रेज़ भी सोचते होंगे कि इनको क्या ही पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर किसी को ये बात पता है, लोग समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ने हमेशा कलोनियलिज़म करते हुए जो इलाके हैं उनके ऊपर जाके वो कब्ज़े करते थे और फिर उन्हीं के लोगों को किस तरीके से वो यूज़ करते थे। लेकिन अब 1857 की जंग के बाद हिंदू और मुसलमानों के जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे
ऑब्वियसली उनकी जो यूनिटी थी वो वीक हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ कहीं न कहीं सॉरी जो हिंदू थे वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मुसलमान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। मुसलमान जो थे वो खुद को एज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी कंसीडर करते थे और उन्होंने बहुत कोशिश की दूसरों को बताने की कि उनके अपने राइट्स हैं, उनका अपना कल्चर है, उनकी वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं और वो उनके साथ खुश हैं, वो अपनी लाइफ़ उसी हिसाब से गुज़ारना चाहते हैं। लेकिन ये जो टू नेशन थ्योरी थी, जो मुसलमान हिंदुओं को और अंग्रेज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू और अंग्रेज़ दोनों ही इस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये लोग टेरिटोरियल नेशनलिज्म पर बिलीव रखते थे। यानी कि जिसकी टेरिटरी है और जो मेजॉरिटी में है, जिसकी हुकूमत है, उसी की पॉलिसीज़ चलेंगी, जबकि ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स खुद को एज अ माइनॉरिटी कंसीडर नहीं करना चाहते थे। वो खुद को उन लोगों के कल्चर में या मज़हब में अब्जॉर्ब नहीं करना चाहते थे और हिंदू और अंग्रेज़ दोनों ही कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी हुकूमत थी, वो मेजॉरिटी में थे, तो ऑब्वियसली वो चाह रहे थे कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मुसलमान किसी भी सूरती चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। यही वजह है कि वो इस चीज़ पर ज़ोर देते थे कि बजाय इसके कि हम लोग अलहदा हों, उन्होंने कभी भी मुसलमानों ने इंडिया से अलहदा होने की ख्वाहिश रखी नहीं थी, जो हकीकत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते थे कि इसी मुल्क में रहते हुए उन्हें उनके वो राइट्स दिए जाएँ जो वो मांग रहे हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं। और वो राइट्स बेसिकली क्या थे कि जो मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, जैसे पंजाब हो गया, NWFP हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इन्हें सेपरेट रखा जाए बाकी मुल्क से और यहाँ पर रहने वाले मुसलमान अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को गुजारें। वो जैसे जैसे अपने रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम हो, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। दैट्स इट। लेकिन अंग्रेज़ और हिंदू इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे थे। 1930 में मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्हें अपनी डिमांड्स जो हैं उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई, उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई। और फिर इलामा इकबाल तो वैसे ही उस दौर में बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे मुसलमानों को, और मुसलमान उनकी स्पीचेस के थ्रू, उनकी शायरी के थ्रू इंस्पायर होते भी थे। और फिर जब इलामा इकबाल ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, खुतबा दिया था इलाहाबाद में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1905 से 1908 के दरमियान इलामा इकबाल यूरोप में ही थे। वहाँ पर रहकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया, जो इंडिया के अंदर सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में सोचा कि किस तरीके से मुल्क के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, या जो मसले मसाइल चल रहे हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद 1908 में जब वो इंडिया वापस आए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, तो वो उस जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस सब की वजह क्या है, मुसलमान इतने वीक कैसे हो गए हैं। तो उनके स्पिरिट को दोबारा अपलिफ्ट किया इलामा इकबाल ने। उन्होंने मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी के बारे में बताया, उन्हें समझाया कि किस तरीके से अगर वो इस्लाम को लेकर चलें तो इस्लाम उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उन्हें ये जो सर का टाइटल है, सर इलामा मोहम्मद इकबाल का टाइटल जो उन्हें मिला, सर का टाइटल, ये उन्हें 1922 में मिला। और फिर 1927 से 1930 के दरमियान ये पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके थे। फिर इसके अलावा इन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए अलीगढ़ में, हैदराबाद में, मद्रास में, 1928 से 1929 के दरमियान। यानी आप देखो कि हर जगह वो कितनी ज़्यादा कोशिशें करते थे मुसलमानों को इंस्पायर करने की। इलाहाबाद में उन्होंने अपना सबसे फेमस जो खुतबा है वो दिया, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, द एड्रेस, दिसंबर 1930। अब इसमें भी इलामा इकबाल ने इंडिया में जो सिचुएशन चल रही थी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या जो सोशल सिचुएशन थी, उसके बारे में लोगों को बताया। उन्होंने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को ये बात समझाई कि किस तरीके से इस्लाम ही है इस वक्त जो उन्हें गाइड कर सकता है और उन्हें हमेशा अपने रिलीजन से जुड़े रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इलामा इकबाल ने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि यूरोप जो है जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाना चाहता है, इंडिया वो कंट्री नहीं है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया जा सके। वही चीज़ कि यूरोप ने हमेशा से टेरिटरी के बेस पर जो है वो हुकूमत करने की कोशिश की, मेजॉरिटी की बेस पर हुकूमत करने की कोशिश की। और इलामा इकबाल ये चीज़ समझते थे क्योंकि वो यूरोप में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, और उन्हें इस चीज़ का आइडिया था कि यूरोप यही कोशिश कर रहा है इंडिया में करने की, कि लोगों के मुल्क में घुसो, उनके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उन्हें ट्रैप करो और उनको अपना ग़ुलाम बनाओ। तो इलामा इकबाल इस चीज़ को समझ रहे थे कि अंग्रेज़ जो कुछ करना चाह रहे हैं वो इंडिया में नहीं कर सकते।
लेकिन जो हिंदू थे वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे और वो बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते थे या उनके साथ काम करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों में और ज़्यादा एग्रेशन बढ़ रहा था कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ आकर हुकूमत कर रहे हैं और बजाय इसके कि हम उनको उठाकर बाहर फेंकें, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? पार्टी बदल लिया साला। ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और इल्लामा इकबाल इस चीज़ को समझ रहे थे कि जो रूल्स अंग्रेज़ इंडिया पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इस्लाम जो है एक एथिकल ऑर्डर है, यानी ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये आपको एथिक्स सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक सोसाइटी में एक बंदे का क्या रोल होता है या पॉलिटिक्स कैसे काम करनी चाहिए है सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी को चलाने के लिए, या एक लीगल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, कानून कैसे बनने चाहिए, आइन कैसे बनना चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए, कल्चर और सिविलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस्लाम बताता है। तो इस्लाम एक सिर्फ मज़हब नहीं है, इसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी कि एक लाइफ को लीड करना है अगर आपने बेस्ट तरीके से, तो वो कैसे लीड करना है वो आपको इस्लाम गाइड करता है। ये चीज़ इल्लामा इकबाल ने एक्सप्लेन की। तो मुसलमान किसी भी तरीके से जो है वो मर्ज होने के लिए रेडी नहीं थे और दूसरा जो उनका ट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था हिंदुओं को लेकर, और वो हिंदुओं की डोमिनेशन से या अंग्रेज़ों की डोमिनेशन से डरते थे और मुसलमान किसी भी सूरत अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे जब तक अंग्रेज़ या हिंदू उनके डिमांड्स नहीं मान लेते जो मुसलमान डिमांड्स कर रहे थे। जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तब तक मुसलमान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो बेसिकली इस सारी कन्वर्सेशन का, इस सारे बहस और मुबाहिसे का, इस सारी स्ट्रगल का, मेहनत का जो मुसलमान कर रहे थे अपने लिए, उसका कंक्लूजन ये था कि मुसलमान ये चाह रहे थे कि अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के बताए हुए असूल के मुताबिक चला सकते हैं, तो वो हमेशा तैयार हैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए फॉर इंडिया। वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपने वो राइट्स और वो डिमांड्स पूरी होनी चाहिए जो वो कर रहे थे। उसके बाद दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस कंट्री। दूसरा, वो ये कह रहे थे कि फेडरलिज्म बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, यानी जो भी आप आइन बना रहे हो, जिस भी तरीके से इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक जब तक आप मुसलमानों को उनकी नेशनल आइडेंटिटी नहीं दे देते। जब तक आप मुसलमानों को दुबाते रहोगे या जो वो डिमांड आपसे कर रहे हैं वो उनको नहीं दोगे, तो आप कोई भी कानून बना लो या कैसा भी फेडरल सिस्टम आप डिज़ाइन कर लो, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को और मज़ीद फ़साद पैदा होगा। मुसलमान कभी भी इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहते थे या कभी भी मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के लिए नफ़रत नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़सादात हो रहे थे मुल्क के अंदर या जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, उस चीज़ से डर कर वो चाहते थे कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अगर एक घर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम है और देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी देवरानी से लड़ रही है, तो उसका क्या सलूशन निकलता है? यही निकलता है कि एक नीचे वाले पोर्शन में रह ले, एक ऊपर वाले पोर्शन में रह ले, ठीक है, ताकि लड़ाइयाँ ना हो। एक समझदार इंसान तो घर के मसलों को ऐसे ही सॉल्व करता है ना, घर के बड़े बुजुर्ग सोल्यूशन निकालते हैं तो वैसे ही निकालते हैं। और अगर फिर भी लड़ाई हो रही है, मसले मसाइल हो रहे हैं, तो आखिर में क्या सोल्यूशन निकलता है? दोनों अलहदा हो जाओ। बस उस मुल्क के अंदर यही हुआ। 2 कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने हर लिहाज से कोशिश की कि लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, वो चीज़ें जज कर ली थी मुसलमानों ने कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, तो उन्होंने समझदारी से सिर्फ इतना कहा कि पोर्शन सेपरेट कर लो। एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी, एक तरफ हिंदू हैं, ताकि हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से ज़िंदगी गुजारे और किसी को ऐसा फील ना हो कि उसको दबाया जा रहा है या दूसरी कम्युनिटी जो है वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये सोल्यूशन नहीं निकला तो ऑब्वियसली उन्होंने अलग-अलग घर ले लिया। फिर मुसलमान अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए। उसके बाद आ जाता है टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हैज़ बिकम अ नीड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस वक्त ऐसे हालात हो गए थे कि मुसलमानों को ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि अब सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की बेस पर आपको जो टेरिटरीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, वरना ये फसाद बढ़ते चले जाएंगे। पंजाब को, NWFP को, सिंध को और बलूचिस्तान को एक स्टेट बनाया जाए, उसमें सेल्फ गवर्नमेंट हो, फिर चाहे अंग्रेज़ों की हुकूमत होती है नहीं होती उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमानों की सेल्फ गवर्नमेंट रहनी चाहिए। और ये सब चीज़ें क्रिएट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में वापस से वो पीस लाना था, वो तहफ़्फ़ुज़
लेकर आना था जो हमेशा से उस मुल्क में था। और आखिर में ये कि जो इस्लाम है उसने हमेशा गाइड किया इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कि किस तरीके से एक बंदे को पॉलिटिकली या सोशली अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, एक बंदे की कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमें इस्लाम ने बताई। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो कंक्लूजन में निकल के आते हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में सारे मसले मसाइल सॉर्ट आउट हो जाएं तो उसके लिए ये डिमांड्स का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इस खुतबे की जो इलामा इकबाल ने दिया, या उनकी कंप्लीट जर्नी की जो उन्होंने तय की, जो उन्होंने स्ट्रगल किए, जो उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को। तो इलामा इकबाल सिर्फ ये चाहते थे कि मुसलमानों को एज ए पॉलिटिकल एंटिटी ट्रीट किया जाए, ना कि एज अ माइनॉरिटी। यानी उन्हें भी इस काबिल समझा जाए कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पावरफुल हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री है, वो भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठकर जो है मुल्क को चला सकते हैं। वो इनका भी ये मुल्क उतना ही है जितना हिंदुओं का है, वो भी बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशंस में या अथॉरिटी सीट्स पर बैठकर इस मुल्क के रूल्स रेगुलेशन और आइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें क्यों सिर्फ एक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स होंगी या टेरिटरीज़ की बेस पर सेपरेशन हो जाएगी लोगों की, उससे मुसलमानों को अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। मुसलमानों की एक अलग टेरिटरी होने से उनके पास एक अपना होमलैंड होगा जहाँ पर वो पीसफुली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, और हिंदू अपने हिसाब से पीसफुली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो वो अपनी स्ट्रगल उन्होंने जारी रखी हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 1936 मई 1936 से लेकर नवंबर 1937 के दरमियान बहुत सारे लेटर्स लिखे, बहुत सारे खतूत लिखे जिसमें उन्होंने सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, या जो जो चीज़ें वो सोच रहे थे, उनके जो आइडियाज़ थे, वो जिन्हा को एक्सप्लेन करते थे ख़त के थ्रू। उन्होंने उन्हीं ख़तों में मुसलमानों के लिए सेपरेट फेडरेशन सिस्टम की कि उनका जो फेडरेशन सिस्टम है वो भी सेपरेट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है और बंगाल है, उनके पास भी इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर हम चाहते हैं कि शरीयत के अकॉर्डिंग हमारे मुल्क का जो कानून है या आइन है वो बने, तो उसके लिए एक सेपरेट स्टेट होना या एक सेपरेट टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम लोग अपनी शरीयत के हिसाब से जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनको डिज़ाइन कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ़ेथ, culture and historical traditions are more important than patriotism. हुब्बुल वतनी से भी ज़्यादा चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपका ईमान है, आपका कल्चर है और आपकी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे मुल्कों में हर तरह के लोग आबाद हैं, लेकिन जब उनके मज़हब पे बात आती है, जब उनकी लैंग्वेज के ऊपर बात आती है या उनके कलर के ऊपर बात आती है, तो लोग अपने लिए लड़ते हैं, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो पैट्रियोटिज़म से भी ऊपर हैं। जब आपके ऊपर बात आती है, जब आपके मज़हब पे बात आती है, आपके कल्चर पे बात आती है, आपको लगता है कि आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, आप मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबान बोलते हो, आपका रंग दूसरों से मुख्तलिफ है, आपका कल्चर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, आपका मज़हब दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, और कोई आपकी उन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या आपको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग बगावत करते हैं। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। और यही चीज़ इलामा इकबाल ने बताई कि ये सब चीज़ें पैट्रियोटिज़म से भी ज़्यादा ऊपर हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो यार, लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।